इतनी तारीख तक भी वो पैदा नहीं। जी। उसमें क्या तो होता है, पैटर्न्स हैं राशि बनाने के, चार्ट्स बनाने के। अब मूल रूप से हम तीन प्रकार की उसका यूज करते हैं टेक्निक्स का। लग्न से के द्वारा हम प्रिडिक्शन करते हैं, चंद्र के द्वारा हम प्रिडिक्शन करते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजीज है उसमें हम सन के द्वारा प्रिडिक्शन करते हैं। तो जिस प्रकार की भी आप प्रिडिक्शन करेंगे, आंसर लगभग उसी के अनुसार लिए जाते हैं। अब जैसे आपका एक रोल है, आप मदर भी हैं, वाइफ भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो भाई के लिए आपका जो प्रेजेंस होगी वो अलग होगी, हस्बैंड के लिए अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगी। इसी तरीके से जब हमारे राशि के ग्रह बैठते हैं, इनके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो हमें देखना होता है हम कौन से सिग्निफिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू इस कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। कुंडली देखते हुए हमें मूल रूप से दो चीजों को देखना होता है। सबसे पहले बर्थ चार्ट, जो हमें अप टू 70% रिजल्ट देता है, T1 चार्ट बोलते हैं इसको। इसके बाद अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग चार्ट्स होते हैं। जैसे वैदिक में आप जाते हैं तो वहां पे 16 तरीके के चार्ट यूज किए जाते हैं। उन चार्ट्स के माध्यम से एक्यूरेसी मापी जाती है। नक्षत्र में जाते हैं तो नक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रांजिट चार्ट, जो इस समय प्रेजेंट में गोचर चल रहा है। तो किसी भी कुंडली की प्रिडिक्शन करने के लिए आपको एक डीवन चार्ट और एक गोचर चार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गोचर चार्ट तो वो जो आपने दिया था उससे डेली पंचांग से निकलेगा ना सर? नहीं नहीं, गोचर चार्ट बनाने का तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा क्लास के दौरान। ठीक है। कई बार एक्यूरेसी के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होती है, उससे भी एक चार्ट बनता है। वो हमें बताता है कि हमारे मनोस्थिति कैसी है। इसी तरीके से अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमें इच्छा शक्ति की, बल की जरूरत होगी, तो हमारा बल कैसा है ये हम सूर्य के चार्ट के द्वारा देखते हैं। तो ऐसे आप टोटल 9 तरीके के चार्ट बना सकते हैं, जो हर चार्ट किसी न किसी ग्रह के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसमें ज्योतिष एक ऑकल्ट साइंस है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इसे समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम इसे प्रॉपर चैनल से नहीं समझते। प्रॉपर चैनल ये है, आप किसी से भी ज्योतिष का बेसिक बेसिक कोर्स कंप्लीट करें, इसी से भी सीखें, बेसिक कोर्स क्लियर करें, फिर आगे एडवांस के बारे में सोचें। अगर आप सीधा एडवांस में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है बेसिकली, जब भी कोई पढ़ाता है तो वो सारी ज्योतिषियों के जो ज्योतिष विधाओं के जो सूत्र हैं वो एक ही प्रकार की कुंडली में लगाने की कोशिश करता है। मैं खुद पढ़ाते समय लाल किताब, जैमिनी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मिक्सर करके पढ़ाता हूँ। तो मेरा पर्पस इतना रहता है कि आप लोग कम से कम उसमें मतलब टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्शन को समझ सकें। तो मेरे जो पढ़ाने की टेक्निक है वो औरों से बिल्कुल अलग हटके है। कोई चीज मैं खुद भी सीखता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज विद्या जो है वो हमें पूरी तरह कभी आत्मसात नहीं हो सकती। तो जितना हम सुनेंगे, जितना हम सीखेंगे, उतना हम जानेंगे, और जितना हम जानेंगे उतना हमें बांटना होगा। क्योंकि ज्योतिष विद्या 8वें घर से कनेक्टेड विद्या होती है। 8वां घर जो होता है वो पीड़ा का घर होता है। तो जब आप ज्योतिष में आते हैं या आप किसी कारणवश ज्योतिष में एंटर करते हैं, आपकी जिंदगी में परेशानियां आनी चालू हो जाती हैं। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। और जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, आप देखेंगे उसका 8th हाउस एक्टिवेटेड मिलेगा। जितना ज्यादा 8th हाउस एक्टिवेटेड होगा वो उतना अच्छा ज्योतिषी या उतना अच्छा डेप्थ में रिसर्चर होगा। ये 8th हाउस की खूबियां हैं। हालांकि अलग अलग ज्योतिष में इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। जो वैदिक ज्योतिष है वो ये कहती है कि 8th हाउस का एक्टिवेशन अच्छा नहीं है। अब ये बताइए, जो व्यक्ति दूसरों की मदद कर रहा है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन उसको ऐसी चीज क्यों करवाई प्रकृति ने? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए थे। तो उन कर्मों की मुक्ति के लिए उसे इस जीवन में दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। अब वही व्यक्ति इस चीज के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा लेता है तो वो अपना आने वाला भविष्य खराब कर रहा है। और वहीं वो पैसा नहीं लेता तो वर्तमान जीवन खराब कर रहा है। तो उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सब केवल गुरुमुख के द्वारा प्राप्त होता है कि उसकी कुंडली उसे किस ओर ले जा रही है। जब हम इस बात को जानते हैं तो हमें दिशा मिलती है। और यही ज्योतिष का मूल कारण है
सीखने का, जानने का कि हमें भविष्य को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किन चीजों का किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्योतिष कुंडली का हर घर आप में कुछ ना कुछ खूबी और कुछ ना कुछ कमी बताता है। क्लियर? तो सर मतलब आपका ये है कि जैसे जो भी अगर ज्योतिष सीख रहा है, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका वो सीखना सही है। जी बिल्कुल। ज्योतिष में क्या है, आपको ये सिखाया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो आपके जीवन में जो गलत घटनाएं घट रही है, जब आप उनको सुधारेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। बट जो सीख रहा है फिर अगर उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो वो बीच में छूट जाती है ना फिर चीज। हाँ, अब उसके लिए मैंने क्या बोला कि ये गुरुमुख विद्या है, गुरु ही आपको उन चीजों से मुक्त करा सकता है। आप किताबें पढ़ के भी ज्योतिष सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा मेरे लिए बेहतर क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अब वो गुरु का आशीर्वाद होता है कि वो आपको मार्गदर्शन करता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से वो आपको स्टडी भी करता है। जैसे देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, वो कहता है जी मेरे पेट में दर्द है। अगर मैं जानकारी नहीं रखता तो पेट दर्द की दवाई जो कॉमन होती है वो दे दूंगा, पेशेंट को आराम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूं तो मैं पता करूंगा उसने कहाँ गलती करी, फिर मैं उसकी दवाई दूंगा, तब भी वो ठीक हो जाएगा। और अगर मैं अच्छी जानकारी रखता हूं और मैं चाहता हूं व्यक्ति स्वस्थ हो और मुझे उसका पुण्य फल मिले, तो मैं क्या करूंगा, उसको ये सिखाऊंगा कि भैया तू इस तरीके से खाना खा, इस तरीके से पानी पी, जो जीवनचर्या तू अपना रहा है ये गलत है, इस तरीके की जानकारी दूंगा तो वो मेरे पुण्य कर्मों में जुड़ जाएगी, जो मेरे भविष्य का निर्धारण करेगा। तो ये चॉइस मेरी है कि मैं फर्स्ट स्टेप चुनता हूँ, सेकंड स्टेप चुनता हूँ या थर्ड स्टेप चुनता हूँ। अब ये जो तीसरा स्टेप है ये आपको गुरुमुख से ही मिलता है केवल। सेकंड स्टेप आपको, आप किसी भी व्यक्ति से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं एज अ टीचर, आपको सेकंड स्टेप मिलता है। और यदि आप खुद सीखते हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप को बताता है। क्लियर? जी क्लियर सर। ओके। अब हम बात करते हैं जो हमारी हम सर ये चंद्र सर चंद्रमा से जो राशि का था वो थोड़ा समझ में नहीं आया। सर वो आपके इसका टॉपिक नहीं है फिलहाल। जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे तो उसकी कैलकुलेशंस बता दूंगा मैं आपको। जो अभी समझने वाली चीज है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो ये फर्स्ट है, देन ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर हो गया? एनी डाउट? यस नो सर। सर। ओके। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछ लीजिए, हम एक नहीं एक सर स्टेप करके क्लियर आगे है। बढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम प्लैनेट्स पे। टोटल 7 प्लैनेट्स होते हैं। नंबर 1 सन, नंबर 2 मून, 3 मार्स। आप इसे हफ्तों के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, हफ्ते के दिनों के नाम के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। मार्स के बाद वेडनेसडे आता है यानी बुध, मरकरी, फिर आता है वीरवार यानी गुरुवार, जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। देन शुक्रवार वीनस, के बाद शनि, सैटर्न। इसके बाद 2 छाया ग्रह होते हैं जो ऑपोजिट इंपैक्ट रखते हैं। ऑपोजिट इंपैक्ट का मतलब यह है इनकी जो चाल होती है वो उल्टी चलती है। तो ये कब किस ग्रह के साथ कैसा संबंध बनाएंगे वो इनके द्वारा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
इनके पीछे कुछ बेसिक रूल काम कर रहे हैं, इनको स्टडी करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो ये एक बड़ा विषय रहता है, तो जब हम इसे पढ़ाते हैं उस दौरान एक सेशन केवल इन दोनों के ऊपर रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ। ये सारे ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं और राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये सारे ग्रह अपनी ऊर्जा के अनुसार, जैसे सूर्य चमक का प्रतीक है, आपको चमक देगा, मान देगा, इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा। मून ठंडक देगा, सौम्यता देगा, लिक्विडिटी देगा, मूड डेविएशन देगा। देन मार्स एनर्जी का कारक है, एक्शन देगा, लड़ाई झगड़ा देगा, उत्तेजना देगा, ब्लड देगा। ब्लड देगा मतलब लड़ाई झगड़े में खून निकलने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद मरकरी है, मरकरी बुध है, ये आपको बुद्धि देगा, एजुकेशन देगा, आपको चालाकियां देगा। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर ज्ञान का प्रतीक है, आपको नॉलेज देगा। यहां ध्यान रखना है, एजुकेशन बुध के द्वारा देखी जाएगी क्योंकि बुद्धि के द्वारा मिलती है, और नॉलेज बृहस्पति के द्वारा देखी जाएगी। उसके बाद आता है वीनस। वीनस आपकी लाइफ में सुख देने का काम करता है, लग्जरी देने का काम करता है। आपकी लाइफ कितनी इजी होगी ये वीनस के द्वारा तय होता है। उसके बाद आता है सैटर्न। ये बताता है कि आपने पिछले जन्मों में जिन कर्मों को अधूरा छोड़ दिया था, इस जीवन में आपने उसको कैसे पूरा करना है। तो ये 7 ग्रह आपको इस तरीके से बताते हैं, और राहु केतु इसके ऑपोजिट घूमते हैं। किसी भी ज्योतिष में आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि कोई डिग्री को बता रहा है, कौन से ग्रह कितनी डिग्री पे बैठे हैं, क्या है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये विज्ञान छुपा के रखा जाता है कि आप क्लासेस वगैरह अटेंड करें, ताकि आप प्रॉपरली समझे, क्योंकि डिग्री में भी बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। यहाँ मैं सिर्फ एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए चंद्रमा क्लॉकवाइज घूम रहा है और राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे। नॉर्मली राहु केतु वैसे भी चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब जब ये ग्रहण लगाएंगे तो ग्रहण केतु की तरफ से लगा या ग्रहण राहु की तरफ से लगा, वो कितने डिग्री उसको कवर कर रखा है। आपने देखा होगा जब चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो धीरे धीरे राहु या केतु चंद्रमा को ग्रसित करते जाते हैं। तो पहले चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा डूबेगा, फिर थोड़ा और डूबेगा, फिर थोड़ा और डूबेगा, फिर थोड़ा और डूबेगा, और ऐसे करते करते पूरी तरह से चंद्रमा डूब जाता है। केवल एक सर्कल मात्र उसके पीछे दिखाई देने लगता है। तो ये सारी एक प्रॉपर साइंस है जिसे हम तरीके से स्टडी करके सीख सकते हैं। अब इन प्लैनेट्स में 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक अच्छे प्लैनेट और एक बुरे प्लैनेट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, अच्छे प्लैनेट और बुरे प्लैनेट। अच्छे प्लैनेट कौन से हैं? अच्छे प्लैनेट हैं जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून। मून को यहां हम 2 कंडीशंस में बांटते हैं। शुक्ल पक्ष का मून, उगता हुआ मून, जिसे विनिंग मून बोला जाता है, और बुरा मून, खराब मून, जिसे वैक्सिंग मून बोला जाता है, कृष्ण पक्ष का मून बोला जाता है। शुक्ल पक्ष का मून है तो वो बेनिफिक प्लैनेट है, कृष्ण पक्ष का मून है तो वो मैलेफिक प्लैनेट है। अब मैलेफिक क्या होता है? ऐसे ग्रह जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करेंगे। मैलेफिक ग्रह में आते हैं सबसे पहले मून, उसके बाद सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और मरकरी। यहां पर मून जो है वो कृष्ण पक्ष का है, और मरकरी जो है आप देखेंगे ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स में भी आया है और नीचे मैलेफिक प्लैनेट में भी आया है। तो मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा वो वैसा बिहेव करने लगता है।
अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है, बेनिफिक प्लेनेट के साथ बैठा है तो बेनिफिक रिजल्ट देगा, मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा है तो मेलेफिक रिजल्ट देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, Yes, बहुत sir. अच्छा सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। इन्फ्लुएंस क्या होता है? हम इस पूरे कोर्स के दौरान जो बात करेंगे वो इन्फ्लुएंस की करेंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्लेसमेंट प्लस एस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, जैसे सन ये बैठा, मून ये बैठा, मार्स यहां बैठा है, मरकरी ध्यान रखिएगा सन के या तो एक हाउस आगे या एक हाउस पीछे या सन के साथ बैठता है, यहां बैठा है। जुपिटर 12th हाउस में बैठा है। मैं यहाँ पे राशियां नहीं ले रहा हूं, उनसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वीनस 2 हाउस आगे सन से या 2 हाउस पीछे बैठ सकता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, जहां sir. पे भी आपका प्लेनेट बैठा होगा उसे प्लेनेट की प्लेसमेंट बोला जाएगा। ओके, अब आते हैं एस्पेक्ट पे। हर प्लेनेट जहां पर भी बैठा होगा वहां से 7th एस्पेक्ट रखता है। जैसे हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर 7th एस्पेक्ट रखेगा और इस हाउस को देखेगा। कैसे देखेगा? जुपिटर यहां बैठा हुआ है, हमने काउंट करना शुरू किया, जुपिटर को बोला 1, देन फर्स्ट हाउस 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? जुपिटर का 7th एस्पेक्ट वीनस पर पड़ेगा या 6th हाउस पर पड़ेगा। क्लियर? यस सर। इसी तरीके से अगर हम सन का एस्पेक्ट लें तो वो सैटर्न पर पड़ेगा, यस सर। मरकरी का एस्पेक्ट लें तो सैटर्न पर पड़ेगा। यस सर। ठीक है, ये 7th हाउस में है इसलिए। अब अगर हम मार्स का एस्पेक्ट लें तो ये कहां पड़ेगा? सेकंड हाउस पे सर। फर्स्ट हाउस पे। First house पे sir. हाँ सर, सॉरी, फर्स्ट हाउस पे। जी। अगर हम वीनस का एस्पेक्ट लें तो वो कहां पड़ेगा? 12th हाउस पे। 12th हाउस पे। वेरी गुड। अगर हम मून का एस्पेक्ट लें वो कहां पड़ेगा? सेकंड थर्ड हाउस पे सर। Second. सेकंड हाउस पे। थर्ड पे क्यों पड़ेगा? हाँ सॉरी, Second. second. मून वाला हाउस बोलना। जी, ये क्लियर है? यस सर। जी clear sir. ये हमारे नॉर्मल एस्पेक्ट होते हैं। अब हम स्पेशल एस्पेक्ट की बात करेंगे। स्पेशल एस्पेक्ट में क्या होता है? जुपिटर का 5 और 9 पे भी असर पड़ता है। हाँ जी 5 और 9 पे भी असर पड़ता है। जी, जुपिटर के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है 7वां, दूसरा होता है 5वां और तीसरा होता है 9वां। इसी तरीके से मार्स के भी 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है 7वां,
दूसरा होता है चौथा, और तीसरा होता है आठवां। ऐसे ही सैटर्न के भी दो स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है सातवां, दूसरा होता है तीसरा, और सॉरी, पहला होता है सातवां, दूसरा होता है तीसरा, और तीसरा होता है 10वां एस्पेक्ट। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। अब जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट कहां पे पड़ेगा? तो जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट जो है वो पड़ेगा 4th हाउस पे सर। 4th हाउस पे, जहां पे सन और मरकरी बैठे हुए। और 10th एस्पेक्ट पड़ेगा मून पर, जो 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है? जी सर। इसी तरीके से हम मार्स का एस्पेक्ट अगर देखें तो मार्स का पड़ेगा 1 2 3 4 सैटर्न के 10th ऊपर हाउस पे सर। 10th हाउस पे। पारुल जी, जी सर। इसी तरीके से 8th एस्पेक्ट पड़ेगा 5 6 7 8 सेकंड हाउस पे। जी सर। अब हम सैटर्न का एस्पेक्ट लें तो 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा लग्ना पे, यहां पे पड़ेगा। यस सर। इसे फर्स्ट हाउस बोलने के स्थान पर लग्ना या एसेंडेंट बोलने की आदत डालिएगा। ओके लग्ना सर। पर, और उसके बाद 10th पड़ेगा 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? जी ये सही है सर गलत? सैटर्न का थर्ड आज का पड़ेगा। थर्ड एस्पेक्ट सर 12th हाउस पे होगा जुपिटर पे सर। पड़ेगा। हम गलती कर गए जी। पारुल जी बोलिए। मुझे एक बात मुझे ये पूछनी है कि जो एस्पेक्ट है कि हम कब देखते हैं, मतलब ये उल्टी साइड से देखा जाता है, जैसे प्रॉब्लम आ गई है तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है इस पे, इस वजह से देखते हैं, या हम इसको देख के एनालाइज करते हैं चीज को। देखिए, किसी भी खाने को, किसी भी भाव हम्म को यदि आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो हम्म आप प्लेसमेंट और एस्पेक्ट दोनों को ही कैलकुलेट करना होगा। सपोज कीजिए मतलब कि हम आप मंगल फाइनेंशियली जैसे अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो हम सपोज सेकंड हाउस देख रहे हैं। हाँ। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, तब फाइनेंस पे आएंगे। अच्छा Suppose ठीक है। मैं मार्च को ले रहा हूँ। हाँ जी। मार्च 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस स्पाउस का होता है। जी जी। स्पाउस झगड़ा रहेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि मंगल एनर्जी का प्रतीक है, या स्पाउस के ऊपर एनर्जी खर्च होगी। सेम ठीक है। मंगल फर्स्ट हाउस को देख रहा है, हम्म। तो आपके खुद के भी शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैलेफिक प्लेनेट है ना, ओके ओके ओके। ठीक है। अब ठीक है। मार्स यहाँ से 4th एस्पेक्ट रखे हुए सैटर्न को देख रहा है। हम्म अब सैटर्न जो है बड़ा भाई भी है, हम्म ये आपका कार्य का क्षेत्र भी है, और आपके बैठ के काम करने की तकनीकें भी। हम्म तो आपका बड़ा भाई बीमार पड़ सकता है, बड़े भाई से झगड़ा हो सकता है, आप बैठ के काम करेंगे, और जिस क्षेत्र पे आप बैठ के काम करेंगे वहां पे आपकी एनर्जी हाई रहेगी, और आपको हाई एनर्जी कंज्यूम करना आना चाहिए। तो ये सारी प्रिडिक्शन बन गई। ओके 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 ठीक है। इसी तरीके से जब आप 8th एस्पेक्ट देखेंगे तो ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस सेविंग्स का हम्म होता है। हम्म तो सिंपल ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की वाणी, ये वाणी का भी हाउस है। वाणी ऐसी होगी जिसमें उत्तेजना और एनर्जी होगी। आप इसे कुछ कहेंगे, कहेंगे तुरंत चलो जल्दी करें। दूसरा, लड़ाई हम्म झगड़े वाली वाणी होगी। हम्म पैसा कमाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एक मैलेफिक प्लेनेट है। तो जब आप मंगल के बारे में बात करेंगे तो ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी आप। अच्छा, आप मतलब एक इसका मतलब यही है कि हम इसमें उल्टे पे बात नहीं करेंगे। हम्म, आ, ये हम जनरल प्रेडिक्शन देंगे, अगर किसी को सपोज कि कोई हमें वैसी कुंडली दिखाने आए तो हम इसको ये फालतू बातें बता सकते, मतलब आई एम सॉरी, फालतू मेरा मतलब कि मतलब था कि ये एक्स्ट्रा हम उनको बातें बता सकते हैं। देखिए होता क्या है, लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते, तो हमें हाँ पहले ये हाँ बताना पड़ता है कि देखिए ये चीजें ऐसे दिखा रही हैं, तो आप इस तरीके के नेचर के व्यक्ति हैं। फिर वो बोलता है हाँ, तो उसे हाँ थोड़ा सा हाँ। विश्वास होता है कि हाँ ये चीज काम करती है। जब कोई हम्म। प्रॉब्लम लेके आएगा ना आपके पास, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं होती। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने उसे घर से कनेक्ट किया, उसमें बैठे हम्म ग्रह से कनेक्ट किया, उसके कारक तत्वों से कनेक्ट किया, भाव हम्म स्वामी से कनेक्ट किया, भाव से कनेक्ट किया, और फिर उसकी प्रेडिक्शन कर दी। उस ओके, ये मैं समझ में आ गई। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी को तो देख ही रहा होता है, बहुत कम ऐसा होता होगा ना कि कोई चीज नहीं देख रही हो तो उस चीज लाइफ से वो मिसिंग होगी। जी सर आपने लास्ट टाइम एक चीज और मुझे बताई थी, मतलब मैं वो अभी पता नहीं अभी पूछूं या नहीं, या मैं वेट करूं, या मैं बोलिए। पूछ लूं।
सर ऐसा था जैसे अभी आपने मार्स लिखा, यूजुअली क्या होता है, ये तो हमें अभी हमें पता है कि जो मार्स है 7th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन सपोज यहाँ पे आ गया नंबर 6, हम्म, तो अब हम क्या बताएंगे कि मार्स जो है वो कन्या राशि का है। जी, मार्स कन्या राशि का है। कन्या के अच्छा। साथ शत्रु है, मित्र है, अधिमित्र है, अधिशत्रु है या समता रखता है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, प्रिडिक्शन उसके हिसाब से बनेगी कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट देगा। अच्छा, अब मतलब वो ये मार्स होता का है कि बुध उस राशि का है। जी, अब मार्स का बुध मित्र है या शत्रु है ये देखा जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे जब हम जैसे लगन तो हम समझ में आ गया, अब राशि किसी की देखनी हो तो राशि का मतलब हम देखेंगे मून की पोजीशन कहाँ पर है। जी, अभी जैसे यहाँ पे मून 8वें घर में बैठा हुआ जी, है ना, तो ये हम क्या करेंगे, इसकी वृश्चिक राशि है, हम्म, स्कॉर्पियो। जी, अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब जिस हाउस में मून बैठा हुआ है वो वाली राशि हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है जो हमें किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी में यूज करना होता है। यही हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक्स और हैं, मैं उनको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये लिखवाया था लास्ट वीक। फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ देखेंगे, सेकंड से वेल्थ देखेंगे, थर्ड से सिबलिंग देखेंगे। ये इनके सिग्निफिकेशंस होते हैं। ये बस एक बेसिक सिग्निफिकेशंस मैंने लिखे हैं। एक एक हाउस के कई कई सिग्निफिकेशंस होते हैं, तो वो सिग्निफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, रिस्पेक्ट और रेस्पेक्ट। यस सर। यस सर। जी सर। ये चार्ट होता है, ये मैंने आपको इंग्लिश में भेज रखा है, जिसको हम ये देखते हैं कि ये ग्रह हमारा मित्र है या शत्रु है। जैसे इन्होंने बोला था कि मंगल छठी राशि में बैठा हुआ है, तो छठी राशि किसकी होती है? मरकरी की सर। मरकरी की सर, कन्या राशि होती है, ठीक है, तो बुध हम की। यहाँ ये देखेंगे मंगल का बुध जो है मित्र है, नहीं है। सूर्य गुरु चंद्र इसके मित्र हैं, सम है, शुक्र शनि इसके सम है, शत्रु में बुध आता है। तो इसका जी, मतलब परम ये शत्रु। जी, सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा इस समय, या वो मुझे ही नहीं हो रहा? हाँ जी, सॉरी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ जी। ऑन नहीं करी मैंने। देखिए यहाँ पे शत्रु में बैठा हुआ है बुध, क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि मंगल शत्रु राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 7th हाउस के प्रति व्यक्ति में शत्रुता के भाव रहेंगे। उसकी बुद्धि या उसका जीवन उस व्यक्ति से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो प्लस माइनस करती है। तो ये सारी चीजें हम कुंडली के इन स्टेप्स को फॉलो करके जान सकते हैं। ठीक है, जी सर। इसके बाद आता है एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन का मतलब होता है उच्च राशि। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो ये एक्सॉल्टेड कहलाता है। यानी पहली राशि में अगर सूर्य बैठा हो तो वो एक्सॉल्टेड कहलाएगा, वहां पर सूर्य मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। इसी तरीके से चंद्रमा जब दूसरी राशि यानी टॉरस राशि में होगा तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। क्लियर? मतलब अपनी राशि में जी होगा, सर। एग्जॉल्टेड का मतलब, अपनी उच्च राशि में होगा जहां पे वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है। एग्जॉल्टेड का मतलब हुआ उच्च, ऊंची राशि। उच्च सर। ओके, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से डेबिलिटेशन होता है। डेबिलिटेशन का मतलब होता है नीच राशि। ये आप लोगों को चार्ट मिला हुआ है, आप इसकी वो कर सकते हैं पेज नंबर 5 पे। जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है। डेबिलिटेशन साइन में जो ग्रह होगा वो नीच के हो जाते हैं, ये जी यहाँ सर। पे मेलिफिक रिजल्ट देते हैं। इसके बाद ओन साइन आता है। ओन साइन यानी जो इनके अपने साइन है। सूर्य का केवल एक साइन होता है, चंद्रमा का एक साइन होता है, बाकी सभी ग्रहों के दो दो साइन होते हैं। जब भी ये अपने साइन में बैठेंगे
तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके बाद मूल त्रिकोण होता है। मूल त्रिकोण के साइन में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो वो ओन साइन में मैक्सिमम रिजल्ट देगा। क्लियर? जिस राशि में बैठेगा, जैसे मान लीजिए बुध है, बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि कहलाता है, तो ये यहां पर अच्छे रिजल्ट देगा। जबकि इसी की दूसरी राशि मिथुन में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। कन्या राशि में ये अप टू 70% रिजल्ट देगा, जबकि मिथुन राशि में ये अप टू 30% रिजल्ट देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल त्रिकोण में जब ग्रह आ जाता है तो अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स देने लगता है। और यदि ये जी सर। कन्या राशि के स्थान पर उसमें चला जाता मिथुन राशि में, तो ये वहां पे 30% रिजल्ट देता। क्लियर? जी सर, क्लियर। चलिए, इसी तरीके से फ्रेंड साइन के अलावा एनिमी साइन होते हैं। जब कोई ग्रह है, जैसे बुध चंद्रमा की राशि कर्क होती है उसमें चला जाए, तो ये एनिमी साइन कहलाएगा। गुरु, बुध और शुक्र एनिमी है, तो शुक्र की जो राशि होती है वो होती है टॉरस, और दूसरी राशि कौन सी होती है? टॉरस, और दूसरी राशि कौन सी होगी? 2 नंबर और 7 नंबर, तुला राशि। जब भी इन राशियों में जाएगा तो गुरु कम बेनिफिट देगा या बेनिफिट नहीं दे पाएगा। मैंने बोला ना, ये कपड़े होते हैं, तो गुरु एक साधु व्यक्ति है, और जब वो स्त्रियों के कपड़े पहन लेगा तो कैसा दिखेगा? लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, तो वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। क्लियर है? जी क्लियर सर। ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, यहां देखिए। सपोज कीजिए ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, ठीक है। अब राहु केतु को हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, मैं बेसिक पढ़ाने लगा था। राहु केतु के लिए लिख लीजिए, ये 5 और 9 नंबर को देखते हैं। जो इनकी दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो 5 और 9 है। जी सर। अब यहां से हम देखेंगे केतु किस किस ग्रह को देख रहा है। तो 7th को तो सारे देखते हैं, तो केतु मंगल को भी देख रहा है, केतु गुरु को भी देख रहा है, केतु शनि को भी देख रहा है, केतु राहु को भी देख रहा है। इन सब ग्रहों को जी देख रहा है। जी सर। अब ये सिंगल प्लेनेट, अगर हम केतु की बात कर रहे हैं, तो इन सारे ग्रहों को देख रहा है। तो इसके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो ये सबको थोड़े थोड़े रुपए देगा। जी सर। ठीक है। लेकिन जिसका समय आएगा, जैसे मंगल का समय आ गया, तो केतु मंगल को कितने रुपए देगा? 100 रुपए। 100 रुपए देगा ना मंगल को, जब मंगल का समय आएगा तब। देखिए, जब ये सिंगल प्लेनेट है और ये 4 ग्रहों को देख रहा है, तो ये सबको थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे रहा है। अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, अगर बुरी पोजीशन में है तो बुरे रिजल्ट दे रहा है। यहां तक समझ आया? जी। अब अगर इसमें मंगल का समय चल गया, तो हम केवल मंगल की बात कर रहे हैं, तो इसने जो 20 रुपए दिए थे, ये 20 के 20 यहाँ पे 100 के बराबर हो गए। मैक्सिमम रिजल्ट देगा ना मंगल उसको। ओके। इसी तरीके से जब गुरु का समय लगेगा, जो हम दशा चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो गुरु पे 100% रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट या अच्छा रिजल्ट देगा। जी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मंगल सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहा है, तो मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है। जी। गुरु सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहा है, तो गुरु एक बेनिफिक प्लेनेट है। जी। तो इसे मैलेफिक रिजल्ट मिलेंगे या बेनिफिक रिजल्ट मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जब जब मंगल इसकी कनेक्टिविटी में आएगा, दशा में, अंतर्दशा में, प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में, तो ये बुरे रिजल्ट देगा, और जब जब गुरु आएगा तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। क्लियर? जी सर। अब यहां पर शनि भी रिजल्ट दे रहा है, शनि भी मैलेफिक प्लेनेट है, और फिर राहु रिजल्ट दे रहा है, राहु भी मैलेफिक प्लेनेट है। तो 3 मैलेफिक प्लेनेट एक ग्रह को देख रहे हैं, तो केतु की क्या हालत रहेगी? अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी? बुरी रहेगी सर। बुरी रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं इसी में दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मंगल यदि अच्छी सिचुएशन में बैठा है, तो केतु को अच्छे रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा? खराब रिजल्ट देगा सर।
नहीं, अगर अच्छी सिचुएशन में बैठा है तो रिजल्ट अच्छे देगा। ओके शनि अगर अच्छी सिचुएशन में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, राहु अगर अच्छी सिचुएशन में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो हमें यही चीजें कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो हमारा ये बेसिक था। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर उसको शुरू करेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को। किसी को कोई चीज पूछनी है या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? नहीं सर, हो गया है कॉन्सेप्ट। चलिए, हम फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं।